हेलो एंड वेलकम टू द देजू क्लासेस। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल देजू क्लासेस में स्वागत है। जेसीईआरटी के द्वारा मॉडल सेट पेपर जारी किया गया है। मॉडल सेट पेपर 1 में जो एमसीक्यू पोर्शन थे उसके वीडियो हमने इस चैनल पे डाल रखा है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही साथ ये जो मॉडल सेट पेपर 1 है उसके जो सब्जेक्टिव पार्ट हैं वे सब्जेक्टिव पार्ट्स के जो सेक्शन ए है और सेक्शन बी है उसके भी वीडियो ऑलरेडी हमने इस चैनल पे दे रखा है। आप जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग पार्ट 3 देखेंगे, यानी सेक्शन सी को देखेंगे। सेक्शन सी में आपके 5 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से एग्जाम्स में आपको केवल 3 क्वेश्चंस करने होते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग सेक्शन सी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। पहला क्वेश्चन है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध जो है वो किन कारकों पर निर्भर करता है। ऑन विच फैक्टर्स रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि रेजिस्टेंस 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 11 ओम और 1 ओम है। ठीक है, यानी रेजिस्टर दिया हुआ है 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम, उसको कैसे हम लोग अरेंज करेंगे, है ना, कि ताकि उसका करेक्शन कैसे करेंगे ताकि जो कुल प्रतिरोध हो, टोटल रेजिस्टेंस हो, पहले बार में 11 ओम हो और दूसरी बार में 1 ओम है। तो प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? आर जो होता है दैट इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रो रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। तो आर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस पर? एल, यानी लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर, चालक की लंबाई, चालक की लंबाई। तो आर जो है वो किस पर डिपेंड निर्भर करता है? चालक की लंबाई पर। क्लियर है, यानी लेंथ ऑफ कंडक्टर। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, जो कंडक्टर है उसके जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, क्षेत्रफल के ऊपर। तो ये दो पर डिपेंड करता है कौन? प्रतिरोध। किस पर? एक चालक की लंबाई यानी लेंथ ऑफ कंडक्टर, और दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, है ना, यानी अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल पर। क्लियर है। सेक्शन बी देखिए, क्वेश्चन नंबर बी इसमें कि 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम को कैसे लगाएंगे कि प्रतिरोध जो हो जाए वो 11 हो जाए। तो 11 कब होगा? जब तीनों को जोड़ देंगे। तो जब जोड़ देना यानी सीरीज में, तो 11 ओम के लिए क्या होना चाहिए? श्रेणी क्रम में होना चाहिए। और एक है, इससे कम है ना जी, तीनों से कम है। तीनों से अगर कम है तो समझ जाओ कि वो पार्श्व क्रम ही है। क्लियर है, क्योंकि ऐड करोगे तो ज़्यादा आएगा ही तीनों से, और तीनों से कम है तो पार्श्व क्रम ही रहेगा, है ना। करके देख लेंगे हम लोग। 1/2 + 1/3 + 1/6, टोटल कितना हो जाएगा? 6, है ना। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 6 1 जा 6, 3 2 5 1 6, टोटल कितना हो जाएगा? 6/6 दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हाँ यहाँ पे दे दिए हैं, हम जानते हैं कि R इक्वल्स टू रो एल बाई ए, है ना, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर। और ये श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे, ये पार्श्व क्रम में संयोजित करेंगे। ठीक है, अभी हम लोगों ने चर्चा भी कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। डायनेमो क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर? यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? व्हाट इज डायनेमो? डायनेमो या इलेक्ट्रिकल जनरेटर, एसी जनरेटर एक ही चीज है ना। प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो की बनावट एवं कार्य का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं हम लोग। पहला चीज कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र यानी डायनेमो क्या है? एक विद्युतीय उपकरण है, इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस है, जो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को, है ना, जो कि क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्लियर है। तो डायनेमो क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र एक विद्युत उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसका? यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है ना, यह किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किस पर काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
इंडक्शन। हिंदी में इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण यह क्या कहता है, जब दो चुंबकीय क्षेत्र के बीच में, है ना, कोई कंडक्टर है, अगर हम उसको घुमा दें, यानी किसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर दें, चुंबकीय फ्लक्स को हम लोग बदल दें, तो उस कंडक्टर से, है ना, विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। क्लियर है? तो when a coil moves in the magnetic field, then EMF is induced in the coil। जब कोई कुंडली, है ना, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है, तो उस कुंडली से धारा का प्रवाह होने लगता है। क्लियर है? ईएमएफ क्या होता है, उसमें आ जाता है। तो ये है उसका सिद्धांत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। तीसरा चीज क्या है, प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो की बनावट एवं कार्य का वर्णन कीजिए। यहाँ क्या है, फील्ड मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ABCD क्या है, ABCD कॉइल है, आर्मेचर है, कुंडली है। फिर उसके बाद ये पोर्शन है, ये दोनों क्या है, स्लिप रिंग से जुड़े हुए हैं, वलय से जुड़े हुए हैं। वलय जो है वो किस पर है, ये जो है ये ध्रुव है। क्या है, ध्रुव यानी एक्सल, ध्रुव यानी एक्सल। तो ये एक्सल है, उसमें जुड़े हुए हैं। यहाँ पे जो R1 है, B1 से कनेक्टेड है। B1 क्या है, ब्रश है, कार्बन ब्रश। और R2 जो है वो B2 से कनेक्टेड है, ये भी क्या है, कार्बन ब्रश है। यहाँ क्या है, गैल्वेनोमीटर लगा दिए हैं। गैल्वेनोमीटर मतलब ये वो शो करेगा कि करंट फ्लो कर रहा है या नहीं। ठीक है, मीटर है। तो ये था इसका क्या है, वर्णन, है ना, बनावट। तो नेक्स्ट क्या है, इसका कार्य, कैसे कार्य करता है। कार्य करता है जब हम घुमाएंगे, है ना, इस एक्सल को, इस ध्रुव को अगर हम घुमाएंगे तो ए ऊपर होगा। ए कहाँ होगा, ऊपर। मतलब ये वाला जो पोर्शन ए बी जो होगा वो क्या होगा, ऊपर होगा। तो यहां पे लगेगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यानी फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम क्या कहता है, दक्षिण हस्त नियम, कि अगर हम दाएं हाथ की 3 उंगलियां, कौन कौन, थंब यानी अंगूठा, मध्यमा और तर्जनी को इस तरह से रखते हैं कि वो तीनों आपस में लंबवत हों, तो थंब जो है, अंगूठा जो है, वो गति को दर्शाएगी, है ना, मोशन को दर्शाएगी, फोर्स को दर्शाएगी। ठीक है, तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगी, और जो मध्यमा है वो विद्युत धारा को दर्शाएगी। क्लियर है? इफ वी स्ट्रेच आवर फिंगर, कौन कौन सा फिंगर, थंब, है ना, मिडिल फिंगर, ठीक है, in all 3 fingers in such a way that they are perpendicular to each other, है ना, then the thumb indicates the direction of force or motion. Thumb indicates the direction of force and motion. Forefinger indicates the direction of magnetic field and the middle finger indicates the direction of current. क्लियर है? तो उसी के अनुसार से क्या होगा, जब ए बी ऊपर जाएगा तो थंब ऊपर हुआ, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो करंट कहाँ जाएगा, ए से बी की ओर। कहाँ जाएगा, ए से बी की ओर। ठीक है, अब सी डी क्या है, ये ऊपर जा रहा है तो सी डी नीचे जाएगा। तो जब सी डी नीचे जाएगा तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सी से डी की ओर। यानी B2 से होते हुए करंट कहाँ जा रहा है, B1 के पास। B2 से B1 जब आधा हो जाएगा, यानी हाफ रोटेशन हो जाएगा, आधा घूम जाएगा,
है ना। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो सी डी है ये इस पोर्शन पर आ जाएगा, यहाँ सी डी हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा ए बी। तो सी डी फिर क्या जाएगा ऊपर, तो फिर करंट कैसे फ्लो करने लगेगा, सी डी बी ए। पहले कैसे फ्लो किया, ए बी सी डी। तो यानी प्रत्येक हाफ रोटेशन पर क्या हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन जो होगा वो चेंज होगा। ठीक है, इसीलिए इस करंट को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा। क्लियर है। तो यहाँ पे जो बात मैंने बताया ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने जो बताया सेम आप उसी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं, याद वाद करने की इसको जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करें। पहला क्या है, N2 प्लस H2, N2 प्लस H2, ये क्या दे रहा है NH3। तो NH3 N2 है तो 2, तो यहाँ पे 2 हो गया। अब 2N हो गया और H कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, तो यहाँ H कितना है 2, यहाँ हो जाएगा 3। ठीक है, तो पहला हो गया। दूसरा क्या है, Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2, यानी Fe इसमें कितना है 3 गो है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन 4 गो, तो यहाँ ऑक्सीजन हो जाएगा 4 गो। तो हाइड्रोजन इधर कितना हो गया 8 गो, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 8 गो, 4 से कर देंगे। ठीक है, तो 3Fe 4H2O, Fe3O4 प्लस 4H2। फिर क्या है, NaCl AgNO3 AgCl NNO3, तो Ag कितना है Ag हो गया, NO3 हो गया, Na हो गया, Cl हो गया, है ना। तो क्या है, इसको ये ऑलरेडी संतुलित है ना, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। चलिए H2 प्लस Cl2 क्या दे रहा है HCl, H2 प्लस Cl2 क्या दे दिया HCl। तो H कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 कर दो, Cl 2 हो गया। फिर क्या है Mg प्लस HCl बराबर MgCl2 प्लस H2, है ना। तो MgCl2 और HCl तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे Cl2 है तो यहाँ पे 2 कर दो, हाइड्रोजन कितना हो गया बैलेंस। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ये आपका डायग्राम से है, मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाए, है ना। आपके एनसीईआरटी बुक्स में ये दिया हुआ है, पाचन तंत्र का चित्र बना लेना है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे भी कर दिया है ना, एनसीईआरटी का ही है ये डायग्राम, इसको आप सीख लेना है। क्या है, यहाँ से खाना अंदर गया, है ना, ओसोफेजस ग्रसिका से होते हुए वो अमाशय में जाएगा, अमाशय से होते हुए वो नीचे क्षुद्रांत्र में जाएगा, है ना, क्षुद्रांत से होते हुए फिर बृहदांत्र में जाएगा, उसके बाद गुदाद्वार से वो बाहर आता है। ठीक है, बाकी क्या क्या प्रोसेस हैं ये हम लोग अगर इसका डिस्क्राइब करने के लिए पूछा होता तो हम लोग करते हैं ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ना। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव के बच्चे में लिंग निर्धारण को समझाइए। तो बस डायग्राम बना देना है। क्या है, मादा के पास हो जाएगा XX क्रोमोजोम और नर के पास हो जाएगा XY क्रोमोजोम। जब ये X आया और ये X आया तो क्या बनेगा XX, तो क्या हो जाएगा लड़की। ठीक है, ये अगर Y आया और इधर से दोनों में से कोई आया तो ये बनेगा XY यानी लड़का। तो जो नर है वो रिस्पॉन्सिबल है लड़का और लड़की के लिए, उसका जो क्रोमोजोम्स है वो रिस्पॉन्सिबल है, गुणसूत्र जो है वो रिस्पॉन्सिबल है लड़का और लड़की के लिए। आइए इसको हम लोग आंसर करके देखते हैं कि महिलाओं में दोनों लिंग गुणसूत्र एक ही प्रकार के होते हैं, X और X। पुरुषों में दोनों लिंग जो होते हैं गुणसूत्र अलग अलग होते हैं, X और Y। पुरुष 2 प्रकार के शुक्राणु बराबर मात्रा में उत्पन्न करते हैं, एक प्रकार के शुक्राणुओं में X गुणसूत्र होता है जबकि दूसरी प्रकार के शुक्राणु में Y गुणसूत्र रखते हैं। ठीक है, महिलाएं एक ही प्रकार के अंडाणु उत्पन्न करती है जिसमें X गुणसूत्र होते हैं एक ही तरह के। तो जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे से संयोग करता है तो XX युग्मनज बनता है ना, यानी वो लड़की होती है। इसलिए क्यों, क्योंकि उसका XX का जो गुणसूत्र होता है वो लड़कियों में होता है। जब Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो XY युग्मनज बनता है। और क्यों XY युग्मनज बनेगा, तो XY युग्मनज क्योंकि Y आया है गुणसूत्र, है ना, नर से, तो XY युग्मनज क्या करेगा लड़के में विकसित करेगा। ठीक है, ये है फिगर, ये फिगर याद रखिए। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप
समझ गए होंगे। साइंस का क्लास 10th का टोटल सब्जेक्टिव का भी मॉडल सेट 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। तीनों इसका जो प्रीवियस जो वीडियोस थे उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आपके एंड स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।